Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the Nerve of Learning. I am Dr. Vibhor Bakliwal, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों में आता है। तो क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल में समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वर्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ऐसे ये पूरा एक वर्ड बना ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस को सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम ओए भी कहते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे मल्टीपल नाम हैं, जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा, सुना होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वियर एंड टीयर जॉइंट डिसीज। हम इसको वियर एंड टीयर जॉइंट डिसीज भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियो आर्थरोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियो आर्थरोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज। हम इसको डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज भी कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे ओए, वियर एंड टियर जॉइंट डिसीज, ऑस्टियोआर्थरोसिस और डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज। बेसिकली ये एक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज है। ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं, ओल्ड एज पीपल में कॉमनली देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है ना, वो कार्टिलेज का डीजनरेशन इसमें होना, मतलब कार्टिलेज का डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और एक पॉइंट पर कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो जो बोन्स के बीच में स्पेस होती है वो स्पेस खत्म हो जाती है। तो आप जब कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे वॉक करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना या कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो जो बोन है वो आपस में रब होने लगती है। तो कार्टिलेज के डीजनरेशन होने की वजह से जो डिसीज होती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि कार्टिलेज के डीजनरेशन होने की वजह से जो डिसीज होती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है और कार्टिलेज के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और कार्टिलेज को कौन बनाता है? तो एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स एक स्पेशल सेल होती है, यही प्रोडक्शन करती है और मेंटेनेंस करती है कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज जो है वो आर्टिकुलर सरफेस, दो बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम जो है आप देख सकते हो कि ये है फीमर बोन और ये है टीबिया बोन। फीमर बोन का ये लोअर एंड है और टीबिया बोन का ये अपर एंड है। तो फीमर पे आप जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। और टीबिया बोन के अपर एंड पे आप जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो बेसिकली कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स नाम की एक स्पेशल सेल है जो प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज है, तो जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे कार्टिलेज का भी डीजनरेशन इसमें होने लगता है। ये कार्टिलेज दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस जो होती है बोन्स, उन आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होती है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि कार्टिलेज होता क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कार्टिलेज के फंक्शन क्या है। सबसे फर्स्ट नंबर का फंक्शन कार्टिलेज क्या करता है? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी। कार्टिलेज जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है।
पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर है। नंबर 3, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू। ये क्या करता है कार्टिलेज? सॉफ्ट टिश्यू जो है उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है आर्टिकुलेशन को। क्या करता है? ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। और इसका एक और फंक्शन है कि ये डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। किसको? डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन, सॉरी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स है ना, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। तो आप जब कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे कि वॉक करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, तो ये एक्टिविटी जो आप इतनी स्मूथ कर पा रहे हो विदाउट एनी पेन, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? एक कार्टिलेज की वजह से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों आर्टिकुलर सरफेस जो है बोन्स के, उस दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में क्या है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि ये ग्लाइडिंग सरफेस, स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हुआ कि ये कार्टिलेज का डीजनरेशन हो गया, कार्टिलेज का डैमेज हो गया। तो डैमेज होने की वजह से जो बोन थी वो एक्सपोज हो गई। अब आप कोई एक्टिविटी करोगे, जैसे वॉक करना, रनिंग करना, या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग करना, क्रॉस सिटिंग में बैठना, तो बोन एक्सपोज हो गई। तो अब कोई भी मूवमेंट होगा तो उसमें जो बोन है वो आपस में रब करेगी, बोन टकराएंगी, उसकी वजह से पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो सिंपली ऑस्टियोआर्थराइटिस हम अगर एक्सप्लेन करें तो लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। और लेटर स्टेज में इसमें न्यू बोन का फॉर्मेशन भी होने लगता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, तो अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन साइनोवियल जॉइंट डिसीज। पॉइंट नंबर 2, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ अंडरलाइंग बोन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका डिजेनरेशन इसमें होने लगता है एज के साथ। Point number 3, osteoarthritis is common in those over age 60 ईयर। ओल्ड एज की प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी एज जो है 60 या 60 के ऊपर, 60 प्लस के जो लोग हैं उनमें ये कंडीशन कॉमनली देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर देन मेल। मतलब अगर हम कंपैरिजन करेंगे मेल से, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में फीमेल्स जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन एल्डरली। इंडिया में और एशियन कंट्री में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मेन प्रॉब्लम है एल्डर पीपल की डिसेबिलिटी होने का। जो मेन रीजन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जॉइंट हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो कंडीशन है, जो डिसीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो कौन कौन से जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। तो मोस्ट कॉमनली जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो है नी जॉइंट। नी जॉइंट के बाद सेकेंड मोस्ट जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली वो है हिप जॉइंट। तो फर्स्ट जो हमारा जॉइंट है जो इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो तो नी जॉइंट है। आपने नी जॉइंट के पेशेंट्स, अधिकतर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के नी जॉइंट के पेशेंट आपने देखे होंगे। उसके बाद हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के बाद डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसके अलावा फर्स्ट कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट, लोअर लंबर वर्टिब्री, सर्वाइकल, फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, इतने सारे जॉइंट है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिसीज है ये अफेक्ट करती है। लेकिन एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे एमपीटी में पूछ लेते हैं कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट कौन सा है, तो आप टिक करोगे नी जॉइंट का। मतलब नी जॉइंट जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। सेकेंड मोस्ट कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो वो है हिप जॉइंट। तो इतने सारे जॉइंट है, उनमें से मोस्ट कॉमनली जॉइंट जो अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो है नी जॉइंट।
ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था कि कार्टिलेज के डीजेनरेशन होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्टिलेज है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर भी है, लेकिन कार्टिलेज के अलावा अदर स्ट्रक्चर भी है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्ट कॉमनली कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, नी जॉइंट जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो कार्टिलेज के अलावा अदर स्ट्रक्चर हैं जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट। कार्टिलेज तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर है, लेकिन जॉइंट के आसपास सराउंडिंग कौन कर रहता है? जॉइंट कैप्सूल रहता है और लिगामेंट रहते हैं। तो जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर है। इसके अलावा मसल्स जो क्रॉस करती है जॉइंट को, तो मसल्स और टेंडन्स ये भी एक इम्पोर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर है। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। जो दो बोन्स मिलके जो जॉइंट बना रही है, जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है, उन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, जब मूवमेंट करते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो फ्रिक्शन को कम करने का जो काम है यहाँ पे वो है साइनोवियल फ्लूइड का। ठीक है, और कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई नर्व सप्लाई नहीं है, कोई लिम्फेटिक सप्लाई नहीं है, तो कार्टिलेज को भी न्यूट्रिशन देना, नरिशमेंट करना, तो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? साइनोवियल फ्लूइड ही है जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रोटेक्टर है। अब क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर इन जॉइंट प्रोटेक्टर में भी कोई पैथोलॉजी हो गई, सपोज मान लीजिए लिगामेंट है, ये जॉइंट प्रोटेक्टर है, लेकिन लिगामेंट की इंजरी हो गई, मान लो एसीएल टीयर हो गया या मेनिस्कस टीयर हो गया, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। साइनोवियल फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम हो गया, इफ्यूजन हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, पैथोलॉजी हो गई, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ये हमारे मेजर जॉइंट प्रोटेक्टर हैं, और इन जॉइंट प्रोटेक्टर में भी कोई पैथोलॉजी होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, ट्रॉमा होता है, तो इनकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जो कि पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप का आर्थराइटिस है। 80% ऑफ केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं, मतलब जितने भी आप पेशेंट्स देखते हो उसमें 80% जो पेशेंट है वो प्राइमरी ओए के देखने को मिलते हैं। इडियोपैथिक कॉज, जो एग्जैक्ट रीजन जो है, मतलब जो कॉज है कि क्यों होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसकी वजह से होता है, तो एग्जैक्ट कॉज जो है वो क्लियर नहीं है, इडियोपैथिक कॉज है, लेकिन इसमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हेवर्डन नोट्स देखने को मिलते हैं, और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उसमें बोचार्ट्स नोट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, कि मोस्ट कॉमन टाइप का आर्थराइटिस है, 80% केस हमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के देखने को मिलते हैं, इडियोपैथिक कॉज है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में देखने को मिलता है, डिस्टल और इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उनमें हेबर्डन नोट्स और बोचार्ट्स नोट्स देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू दी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि कोई पुरानी हिस्ट्री होती है, जैसे प्रीवियस इंजरी हो सकता है कि जॉइंट्स में कोई प्रीवियस कोई इंजरी हुई हो, ट्रॉमा हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, तो किसी न किसी इंजरी की वजह से, पैथोलॉजी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से फ्यूचर में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है हुआ हो, या कोई भी जॉइंट इन्फेक्शन हुआ हो, तो जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। डिफॉर्मिटी, तो डिफॉर्मिटी की वजह से भी जो है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फॉर एग्जांपल वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी होती है, तो उसकी वजह से
जो है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। ओबिसिटी, तो ओबिसिटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओबिसिटी की वजह से भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके अलावा जॉइंट्स दैट डू नॉट मूव आर प्रोन टू डेवलप ओए, वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते या जिनका ऑफिस का वर्क होता है, या ऐसे इंडिविजुअल्स जो हेल्दी नहीं है, जो अपने जॉइंट्स को की केयर नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, या कहने का मतलब जो जॉइंट्स का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते, उन लोगों में भी जो है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नाउ कम टू द पैथोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो पैथोलॉजी को डिटेल में समझने के पहले हम एक बार नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट को देख लेते हैं। तो ये डायग्राम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? देखो, सबसे पहले तो जॉइंट दो बोन्स के बीच में बनता है, और कार्टिलेज जो है, आर्टिकुलर सरफेस जो होती है बोन्स की, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लू कलर का जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। अब जॉइंट कैप्सूल जो बनता है, उस जॉइंट कैप्सूल की जो इनर लेयर होती है ना, वो इनर लेयर बनती है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, और जो आउटर लेयर होती है, वो आउटर लेयर बनती है अपनी फाइब्रस मेम्ब्रेन से। तो इनर लेयर कौन बना रहा है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, और आउटर लेयर फाइब्रस मेम्ब्रेन, और ये दोनों मिलके पूरा क्या बनाते हैं? कैप्सूल्स ऑफ द जॉइंट। और इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो आप पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? ये है साइनोवियल फ्लूइड। और यही साइनोवियल फ्लूइड जो है कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसका नरिशमेंट करता है। तो जो भी कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा? साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू मिलेगा। अब साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से आया? तो साइनोवियल फ्लूइड जो है, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करने का जो काम है, वो करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। वो कौन करती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो नॉर्मल अपनी साइनोवियल जॉइंट थी, इसके कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको समझाए। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही स्पेशल सेल है, और इसका काम क्या है कि प्रोडक्शन करना और मेंटेनेंस करना। किसका? कार्टिलेज का। मतलब कि न्यू कार्टिलेज का फॉर्मेशन करना, उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेनेंस करने का जो काम है, वो ये स्पेशल सेल करती है जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। अब जॉइंट में किसी भी प्रकार की कोई पैथोलॉजी हुई, जॉइंट का कुछ डैमेज हुआ, मतलब इनिशियल कॉज कुछ भी हो सकता है जॉइंट डैमेज का। जॉइंट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, ट्रॉमा की वजह से हुआ हो, मैकेनिकल इंजरी की वजह से हुआ हो। तो जब कार्टिलेज का डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो स्पेशल सेल है कॉन्ड्रोसाइट्स, ये एक्टिवेट हो जाती है। इसका काम क्या है? प्रोडक्शन करना और मेंटेनेंस करना। तो जब डीजनरेशन जो है कार्टिलेज का, जब वो होना स्टार्ट होता है, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती है, और जो ओल्ड कार्टिलेज है उसका ब्रेकडाउन करती है, और न्यू कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, कार्टिलेज का जो डीजनरेशन है वो तो कंटिन्यूसली बना रहता है। लेकिन जो कॉन्ड्रोसाइट्स, जो हमारी स्पेशल सेल है, ये एक पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसका काम था मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना और प्रोडक्शन करना, लेकिन ये टाइम के साथ एग्जॉस्ट हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस जिसको हम बोलते हैं। तो अब सेल की डेथ हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, मेंटेनेंस बंद हो गया, और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका डीजनरेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आर्टिकुलर कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, दिखाई नहीं देता, और जो बोन्स है वो आपस में रब करना स्टार्ट कर देती है। चूंकि यहाँ से आर्टिकुलर कार्टिलेज ही खत्म हो जाएगा, तो जॉइंट स्पेस, जो दोनों बोन्स के बीच में जो स्पेस थी, वो कैसी होगी? स्पेस जो है वो
रिड्यूस हो जाएगी। अब रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, जब आप मूवमेंट करोगे, वॉक करोगे या कोई भी रनिंग करोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे तो बोन्स आपस में टकराएंगी, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से बोन आपस में टकराना स्टार्ट कर देती है, पेन इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। लेटर स्टेज में क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन मतलब कि ऑस्टियोफाइट्स भी बनने लगते हैं, सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बोनी रीमॉडलिंग भी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है इसमें, वो भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है इसकी पैथोलॉजी के, आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन होना, उसके बाद फिर ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन, सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस, बोनी रीमॉडलिंग, ये सब इसमें देखने को मिलता है। नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जैसा कि हमने देखा था कि मोस्ट कॉमनली जॉइंट इन्वॉल्व होता है नी जॉइंट, तो जो क्लिनिकल फीचर्स है वो भी नी जॉइंट के ही हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आपके पास आएगा, पेन। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें इतना ज़्यादा पेन होता है, और नी जॉइंट में मोस्ट कॉमनली, क्योंकि नी जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है, तो मीडियल साइड में जो है सबसे ज़्यादा पेन जो है पेशेंट को फील होता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब हम रात को रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो वो स्लीप जो है पेशेंट की पेन की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो पेन होगा, मीडियल साइड पे ज़्यादा होगा, वर्स एट नाइट, पेशेंट की जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग भी देखने को मिलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जॉइंट इफ्यूजन होता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। जो पेशेंट्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वो कंप्लेन करते हैं कि हमें मॉर्निंग स्टिफनेस जो है जॉइंट्स में वो बनी रहती है। तो ये स्टिफनेस भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर है किसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस का। नेक्स्ट है मसल स्पाज्म। जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसकी एट्रोफी भी देखने को मिलती है, और उसी में मसल स्पाज्म भी देखने को मिलता है। क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा होता है, और वो क्या करते हैं, पेशेंट नी को बेंड करके रखते हैं, मतलब वो थोड़ा सा उसको फ्लेक्स करके रखते हैं, पूरा एक्सटेंशन में नहीं रखते। अब जब वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो नी है उसको बेंड करके रखेंगे, फ्लेक्शन करके रखेंगे, तो जो मसल है उसकी एट्रोफी हो जाती है हैमस्ट्रिंग की, और उसमें स्पाज्म भी देखने को मिलता है। तो फोर्थ जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हैमस्ट्रिंग मसल में स्पाज्म और एट्रोफी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मसल एट्रोफी एट्री एट द क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मसल की वीकनेस हो जाती है, मसल एट्रोफी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। तो जब भी वो कोई एक्टिविटी करता है, जब भी वो कोई वेट बियरिंग एक्टिविटी करता है, तो जैसे ही वो वेट लेता है उसको इतना ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए वो वेट बेरिंग एक्टिविटी करना ही बंद कर देता है। तो इसकी वजह से क्वाड्रिसेप्स जो मसल है उसकी एट्रोफी देखने को मिलती है। पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि कभी कभी वो शीन बोन तक भी रिफर होने लगता है। तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें आर्थराइटिस का पेन है, लेकिन वो जो है लोअर लेग तक, मतलब शीन बोन तक भी पेन जो है वो फील हो रहा है। सेवंथ, एंटाल्जिक गेट। पेन की वजह से पेशेंट का गेट पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो एंटाल्जिक गेट पैटर्न जो है वो एडाप्ट कर लेता है। लेटर स्टेज में क्रिपिटस भी देखने को मिलते हैं। क्रिपिटस का मतलब होता है कि साउंड्स जो है, कट कट की आवाज़ें जो हैं जॉइंट्स में, वो भी जो है सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं, नी जॉइंट के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, जो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू द इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जब पेशेंट आपके क्लिनिक पे या हॉस्पिटल्स में आता है, तो 80% डायग्नोसिस जो है आपका वो क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे ही बन जाता है। पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि उसको पेन होता है, तो पेन मीडियल साइड में ज़्यादा होता है ना, रात में वो सो नहीं पाता, उसकी स्लीप जो है पेन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, पेन कभी कभी रिफ़र करने लग जाता है, मॉर्निंग स्टिफनेस बनी रहती है, क्वाड्रिसेप्स मसल में एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्लिनिकल फीचर्स है, इन क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे ही 80% डायग्नोसिस तो आप बना लेते हो कि पेशेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है।
रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम डिजिटल एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे जो है हम दो व्यूज में करवाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू। तो स्क्रीन पे जो आप एक्सरे देख रहे हो, ये जो एक्सरे है ये नी जॉइंट का एक्सरे है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन क्या है कि नी जॉइंट में मतलब मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो नी जॉइंट है। तो ये एक्सरे जो आप देख रहे हो नी जॉइंट का है। ये वाला जो है नॉर्मल जॉइंट है और एक तरफ जो है राइट साइड में ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जॉइंट। देखो दो जॉइंट के बीच में यहाँ पर होता है कार्टिलेज, है ना। तो कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो कार्टिलेज की वजह से जो कि वो एक्सरे में दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पे जो है दो बोन्स के बीच में हमें स्पेस दिखती है, क्योंकि कार्टिलेज जो है इज नॉट विजिबल ऑन एक्सरे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि कार्टिलेज का डीजेनरेशन हो जाता है। तो जैसे ही कार्टिलेज का डीजेनरेशन यहाँ पे हो जाता है, तो जो स्पेस थी कार्टिलेज की वजह से, क्योंकि इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट था, लेकिन जब डीजेनरेशन हुआ तो वो कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो गया, वहां से उसकी जो स्पेस थी वहां से वो हट गया। तो अब बोन क्या करेगी, आपस में रब करना स्टार्ट कर देगी। जब आप मूवमेंट करोगे, है ना, तो बोन्स आपस में टकराएंगी। टकराने से क्या होगा, पेन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। ये कंडीशन लेटर स्टेज में इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि इसमें ऑस्टियोफाइट्स भी बनने लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। तो ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, बोनी रिमॉडलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल डिजिटल एक्सरे से ही हम पता लगा लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 80% आप क्लिनिकल फीचर से ही डायग्नोसिस बना लेते हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके बाद भी अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो फिर आप जो है एमआरआई करवा के देख सकते हो। तो ये था इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आज की क्लास में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेडिकल पार्ट जो है कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फेलो फिजियोस के साथ हमारे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आपका सजेशन जो है बता सकते हैं। नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड लिंक पे जाके नोट्स को जो है डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच।